नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल राहुल सावरना जीएस पर। आप लोगों ने काफी अपना प्यार दिया और बहुत सारे बच्चों का ये कमेंट्स भी था कि सर नर्वस सिस्टम टॉपिक जो है वो थोड़ा सा बोझिल लगता है, थोड़ा सा जटिला लगता है, तो थोड़ा नर्वस सिस्टम पर सर एक वीडियो लाइए और ब्रेन को थोड़ा समझाइए। नर्वस सिस्टम के यहाँ के 3 पार्ट्स हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। लेकिन उसमें जो सबसे जटिल और मेन समझने वाला पॉइंट्स है वो आपका ब्रेन है, वो आपका मस्तिष्क है। तो मेनली इसी के बारे में आज हम लोग इस टॉपिक में समझेंगे। मुश्किल से 10 से 15 मिनट आप हमको टाइम दीजिए और पूरी ब्रेन के पार्ट्स के बारे में, उसके फंक्शंस के बारे में, उसके वेट के बारे में, उसके वर्क के बारे में सारा कुछ आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए तो आइए हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि सर ये नर्वस सिस्टम वर्ड जो है, ये नर्वस सिस्टम का मतलब क्या होता है। तो गौर कीजिएगा, ये जो तंत्रिका तंत्र लिखा हुआ है, नर्वस सिस्टम लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है कि आपके बॉडी के अंदर, यानी आप लोगों के शरीर के अंदर जो सूचनाओं का आदान प्रदान होता है या बॉडी के अंदर विभिन्न प्रकार की जो क्रियाएं होती है, तो उन विभिन्न प्रकार की क्रियाओं को संपन्न करने के लिए क्या होता है या उस क्रियाओं को नियंत्रण करने के लिए क्या होता है कि आपके बॉडी में एक सिस्टम डेवलपमेंट हुआ है जो आपके पैर से लेकर आपके ब्रेन तक उस सिस्टम का एक पूरा जाल बिछा हुआ है। आप लोग इस पिक्चर को देख रहे होंगे, यानी आपके ब्रेन से लेकर आपके मस्तिष्क से लेकर इस पूरी बॉडी में क्या है, एक सिस्टम का जाल बिछा हुआ है। तो आपके बॉडी से लेकर ब्रेन से लेकर इस पूरी बॉडी में जो एक सिस्टम बिछा हुआ है, एक जाल बिछा हुआ है, इस जाल को ही कहा जाता है नर्वस सिस्टम। इस जाल को क्या कहा जाता है मेरे दोस्त? नर्वस सिस्टम कहा जाता है, तंत्रिका तंत्र कहा जाता है। अब सवाल यह है कि सर ये नर्वस सिस्टम तो समझ गए कि हमारे बॉडी के अंदर जो आंतरिक कार्य होती है, आंतरिक क्रिया विधि होता है, उसका ये नियंत्रण करता है। अब ये जो वर्ड नर्वस सिस्टम है ये किससे बना हुआ है? तो ये वर्ड बना न्यूरॉन से। ये वर्ड किससे बना हुआ है भाई? तो ये वर्ड जो है ये न्यूरॉन से बना हुआ है और न्यूरॉन का काम होता है आपके बॉडी के अंदर सूचनाओं को ले जाना या सूचनाओं को पहचाना। इन जैसे आपके बॉडी में विभिन्न प्रकार की एक्टिविटी का या विभिन्न प्रकार की क्रियाकलाप का जो सूचना का आदान प्रदान होता है, बॉडी में सूचना जो एक जगह से दूसरे जगह जाता है, जैसे ब्रेन की सूचना बॉडी में जाता है या बॉडी की सूचना ब्रेन में जाता है, तो इन सूचनाओं का आदान प्रदान कौन करता है? तो यही न्यूरॉन करता है। या फिर आपके बॉडी में ब्रेन का जो फंक्शंस है, जैसे मेमोरी पावर हो गया, इंटेलिजेंसी हो गया, या थाउट हो गया, स्पीच हो गया, एनालिसिस हो गया, ये सारा फंक्शन जो आपके बॉडी में होता है, जो आप सोच पाते हैं, जो आप करते हैं, ये किसके कारण आप कर पाते हैं? तो न्यूरॉन के कारण। एग्जाम में सवाल पूछा जाता है कि तंत्रिका तंत्र जो है, ये नर्वस सिस्टम जो है, इसकी सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? तो हम आपसे उम्मीद करेंगे आप इसका इजी वे में जवाब दे देंगे कि तंत्रिका तंत्र की जो सबसे छोटी इकाई है, इसको न्यूरॉन कहा जाता है। क्या कहा जाता बाबू मेरे? न्यूरॉन। नर्वस सिस्टम का जब सबसे छोटा पार्ट है, जो सबसे छोटी इकाई है, उस सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है? न्यूरॉन कहा जाता है। इसलिए ध्यान रखेंगे, इस नर्वस सिस्टम का जो हम लोग स्टडी करते हैं, अध्ययन जो करते हैं, इसके अध्ययन करने वाले विज्ञान को न्यूरोलॉजी कहा जाता है। कौन लॉजी कहा जाता है? न्यूरोलॉजी। क्लियर हो गया? क्वेश्चन पूछेगा कि तंत्रिका तंत्र के अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहा जाता है मेरे दोस्त? तो तंत्रिका तंत्र के अध्ययन करने वाले विज्ञान को न्यूरोलॉजी कहा जाता है। और तंत्रिका तंत्र की जो सबसे छोटी इकाई है, स्मॉलेस्ट इकाई है, उस स्मॉलेस्ट इकाई को क्या कहा जाता है? न्यूरॉन कहा जाता है। याद हो गया मेरे दोस्त? कोई कंफ्यूजन कि तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? न्यूरॉन कहते हैं। काम क्या हो गया? सूचना का आदान प्रदान करना। इसके अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहा जाता है? न्यूरोलॉजी। एकदम आपको याद करते जाना है, तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी इकाई को न्यूरॉन कहा जाता है और इसके अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहते हैं? न्यूरोलॉजी। कई बार ये एग्जाम में पूछा गया सवाल है कि तंत्रिका तंत्र के अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहा जाता है? तो न्यूरोलॉजी कहा जाता है। अब देखिए, ये जो आपका नर्वस सिस्टम का सबसे छोटा पार्ट्स के बारे में बताए कि जो न्यूरॉन आपका होता है, उसका हम आपको पिक्चर दिखा देते हैं। आप यहां पर एक पिक्चर देख रहे होंगे, ये नर्वस सिस्टम का जो सबसे छोटी इकाई जिसका नाम न्यूरॉन बताए थे, ये न्यूरॉन का ही पिक्चर है। ये किसका पिक्चर है मेरे दोस्त? ये आपके न्यूरॉन का पिक्चर है।
ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं ये आपके न्यूरॉन का पिक्चर है, जो तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी इकाई और आपके बॉडी की सबसे लंबी कोशिका। क्वेश्चन पूछता है ना कि शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन है, तो आप याद करते होंगे तंत्रिका कोशिका, या उसी को न्यूरॉन कहा जाता है। तो ये न्यूरॉन आपका जो है ये तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी इकाई है और आपके बॉडी की सबसे लंबी कोशिका है। अब ये जो न्यूरॉन होता है, इस न्यूरॉन की संख्या आपकी बॉडी में कितना होती है जब बच्चे जन्म लेते हैं, पर डे कितना न्यूरॉन मरता है, न्यूरॉन का काम क्या होता है, न्यूरॉन के टाइप्स क्या होते हैं, इन सारे तरह के सवाल आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ध्यान रखेंगे मेरे भाई, ये न्यूरॉन की संख्या जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसमें होता है 12 मिलियन। कितना मिलियन भाई? 12 मिलियन। जब कोई एक छोटा बच्चा जन्म लेता है तो उसके बॉडी में 12 मिलियन न्यूरॉन पाया जाता है और प्रत्येक दिन 10,000 क्या होता है आपको न्यूरॉन मरता है। जब कोई बच्चा जन्म लेगा तो उसके बॉडी में न्यूरॉन की संख्या कितना हो जाएगा, तो जब कोई बच्चा जन्म लेगा तो उसके बॉडी में न्यूरॉन की संख्या 12 मिलियन रहता है, मतलब कि कह सकते हैं बहुत ज्यादा रहता है। और जैसे जैसे बच्चा का एज बढ़ता जाता है, आदमी बड़ा होते जाता है, न्यूरॉन की संख्या घटते जाता है। पर डे मरता कितना है क्वेश्चन पूछेगा मेरे दोस्त, तो ध्यान रखेंगे पर डे 10,000 न्यूरॉन मरता है। यानी हर दिन, एक दिन में आपके बॉडी में 10,000 न्यूरॉन मरता है। यही कारण है कि जब बच्चा छोटा रहता है तो देखिएगा उसका ब्रेन बहुत ज्यादा डेवलप रहता है या ब्रेन बहुत ज्यादा एक्टिव रहता है। जैसे जैसे उसका एज बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे उसका दिमागी ब्रेन की क्षमता जो है वह कम होता जाता है। और अधिक एज जब किसी व्यक्ति का हो जाता है तो सुने होंगे कि ज्यादा एज होने के बाद न्यूरॉन इतना कम हो जाता है कि उसकी याददाश्त खत्म हो जाती है या याददाश्त कमजोर हो जाता है। जैसे दादाजी को कभी आप लोग देखे होंगे कि यदि एज दादाजी का ज्यादा होगा तो तुरंत वो खाना खा लेते हैं और फिर 10 मिनट के बाद कोई पूछेगा कि काका खाना खैलो कि नहीं खैलो, तो कहते नहीं खाना कोई दिया कहाँ है, मतलब तुरंत खाना खाए ले लोटा, तुरंत भूल गए कि हम खाना खाए थे। कहीं पर वो अपना पैसा रख देते हैं, अब भूल जाते कहाँ रखे, अब पूरे दुनिया खोजले चलेंगे, पता चलेगा उनके जेबी में पैसा है, पता चलेगा तकिया के नीचे पैसा है, पता चलेगा वो जो है गमछी के ये खूट में अपना बांध ले है पैसा। क्लियर? लेकिन हम लोग को क्या करते, परेशान करते हैं, तुम लिया है, तुम लिया है, तुम लिया है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि प्रत्येक दिन 10,000 न्यूरॉन मर जाता है। ऐसा क्यों होता है मेरे दोस्त? क्योंकि प्रत्येक दिन 10,000 न्यूरॉन मर जाता है। तो जैसे जैसे उनका एज बढ़ता जाता है वैसे वैसे याददाश्त क्या हो जाती है, कमजोर हो जाती है। तो यहां से दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है। और एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि मनुष्य में न्यूरॉन की संख्या कितना होता है भाई, तो 12 मिलियन होता है। और प्रत्येक दिन कितना न्यूरॉन मरता है, यदि मरने की बात आपसे करेगा कि प्रत्येक दिन कितना न्यूरॉन मरता है, तो आंसर हम लोग क्या बोलेंगे, आंसर बोलेंगे 10,000। यानी 10,000 न्यूरॉन पर डे मरता है। यही कारण है कि जैसे जैसे एज लोगों का बढ़ता जाता है वैसे वैसे क्या हो जाती है, याददाश्त कमजोर होती जाती है। क्लियर हो गया? अब आपके न्यूरॉन जो होता है इसका वर्क समझ गए कि सूचना का आदान प्रदान करता है। लेकिन आपका ये न्यूरॉन जो होता है बाबू, आगे हम आपको दिखाते हैं इस न्यूरॉन के पार्ट्स के बारे में। आपका ये न्यूरॉन 2 प्रकार का होता है। कितना प्रकार का होता है भाई? तो आपका ये न्यूरॉन जो है ये 2 प्रकार का होता है। कहेंगे सर कौन कौन? तो एक को कहा जाता है सेंसरी न्यूरॉन और दूसरे को कहा जाता है मोटर न्यूरॉन। न्यूरॉन कितना प्रकार का हो गया मेरे दोस्त? ये न्यूरॉन हो गया 2 प्रकार का। काम तो क्लियर है, ये सारे बच्चे समझ गए होंगे, काम क्लियर है। न्यूरॉन का वर्क है आपके बॉडी में सूचना का आदान प्रदान करना। लेकिन न्यूरॉन होता कितना प्रकार का है? तो ये न्यूरॉन होता है 2 प्रकार का। कौन कौन? एक को कहा जाता है सेंसरी न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन, और दूसरे को क्या कहा जाता है, मोटर न्यूरॉन। अब आप कहेंगे सर सेंसरी न्यूरॉन का काम क्या है और मोटर न्यूरॉन का काम क्या है? तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट वर्क करता है, एकदम एक दूसरे के साफा विपरीत काम करता है। तो इसमें ध्यान रखेंगे आपका सेंसरी न्यूरॉन और यह मोटर न्यूरॉन 2 प्रकार का हो गया। एक को सेंसरी न्यूरॉन बोलते हैं और दूसरे को क्या कहा जाता है, मोटर न्यूरॉन बोलते हैं। काम क्या है? तो ध्यान रखेंगे 100 से सेंसरी और 100 से शरीर। न्यूरॉन कितना प्रकार के? तो 2 प्रकार के। कौन कौन? तो एक को सेंसरी न्यूरॉन और दूसरे को क्या कहा जाता है भाई, मोटर न्यूरॉन कहा जाता है। अब है 100 से सेंसरी और 100 से शरीर। एकदम याद हो जाएगा, गौर से सुनिएगा मेरी बात को, 100% याद हो जाएगा। यदि आपको ये सारी बातें दिमाग में सेट होता जाता होगा,
समझते जाते होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा मेरे दोस्त। हमको अधिक से अधिक बच्चों तक आप पहुंचाने में आप मेरा सहयोग करें। जिस तरह से हम आपके रिजल्ट के लिए सहयोग करते हैं उसी तरह से आप मुझे अधिक से अधिक बच्चों तक शेयर करके मुझे पहुंचा दे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें यदि हम आपकी मदद कर पाते हैं तो। लेकिन गौर से देखिएगा 100% आपको समझ में आएगा, घबराना बिल्कुल नहीं है। ग्रुप डी एग्जाम से पहले वो सारे टॉपिक हम आपको पढ़ा देंगे जिस टॉपिक में बच्चे को कंफ्यूजन होता है, जिस टॉपिक में बच्चे क्वेश्चन गलती करते हैं। और कल से प्रत्येक दिन ग्रुप डी के लिए स्पेशल और बीपीएससी बिहार एसएससी के लिए स्पेशल जो है हम आपको क्वेश्चन डिस्कशन लेकर भी आ रहे हैं। इसलिए क्वेश्चन डिस्कशन के सेशन को आप जरूर देखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन डिस्कशन से ही आपका जितना भी पढ़े हुए हैं वो सारा डाउट क्लियर भी होता है और क्वेश्चन भी बनाने में एग्जाम हॉल में आपको सहायता प्रदान होता है। तो आप क्वेश्चन डिस्कशन का सेशन और ये थ्योरी का सेशन ये दोनों कंटिन्यू देखे रहिए, क्योंकि पीडीएफ पढ़ने में अब आपको उतना रुचि नहीं होता है और पीडीएफ पढ़ने में बोरिंग भी बच्चे होते हैं। तो करना क्या है, खाते सोते उठते जब मन करे मोबाइल चला के छोड़ देना है। सुनते सुनते अब आपको याद करना है, सुनते सुनते अब आपको रिवीजन कर, इन्हें की डडर का डडर टेलीग्राम पे क्या किए, आपको हम थ्योरी का ये या फिर ऑनलाइनर का दे दिए, अब अपना आप पढ़ते रहे। हम आपको 2-4 दिन के अंदर क्या करेंगे, पूरे ऑनलाइनर का पूरी साइंस में फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का जो हमारा टेलीग्राम चैनल है राहुल सावरना जीएस, उस टेलीग्राम चैनल में सारा पीडीएफ डाल देंगे। उसको कभी कभी आप पढ़ते रहिएगा, रिवीजन करते रहिएगा और जितना हम आपको थ्योरी में पढ़ाते हैं या क्वेश्चन डिस्कशन करवाते हैं, जैसे आप देखिएगा कि कल आपको मिल जाएगा इसका नेचर ऑफ गैसेस जो थ्योरी पढ़ाए थे, इक्वेशन पढ़ाए थे, उसका हम आपको न्यूमेरिकल पढ़ा दिए हैं। वो न्यूमेरिकल आप जरूर देख लीजिएगा। उसके बाद क्या है कि आप सुनते रहिएगा, सुनते सुनते अपना रिवीजन, जैसे खाना खा रहे हैं चला के छोड़ दिए, सुन देखना जरूरी नहीं, मेरा फोटो नहीं भी देखेगा चला काम चलेगा, लेकिन मेरी बातों को जब तुम सुनेगा तो 100% तुमको याद हो जाएगा। अभी देखिए दोनों अलग अलग चीज है, जबकि दोनों मोटर न्यूरॉन ही है, लेकिन ये दोनों 100% आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। कहेंगे सर कैसे, तो गौर कीजिएगा, 100 से सिंसियरी होता है, 100 से क्या होता है, शरीर होता है। अब मौ से मोटर होता है और मौ से क्या होता है, मस्तिष्क होता है। क्लियर हो गया, 100 से सिंसियरी, 100 से शरीर, अब मौ से मस्तिष्क, मौ से मोटर न्यूरॉन। तो अब करता क्या है, ये सिंसियरी न्यूरॉन जो है ये शरीर की सूचना को मस्तिष्क तक ले जाता है, यानी आपके बॉडी की सूचना जो है वो ब्रेन तक कौन पहुंचाता है, सिंसियरी न्यूरॉन। तो शरीर की सूचना को क्या करेगा मेरे दोस्त, ये मस्तिष्क तक पहुंचाएगा। तो एग्जाम में सवाल पूछता है कि सिंसियरी न्यूरॉन क्या करता है, तो मेरे दोस्त ये शरीर की सूचना को, आपके बॉडी की सूचना जो है इसको ब्रेन तक पहुंचाता है। और ये मोटर न्यूरॉन क्या करता है, ये मस्तिष्क की सूचना जो है ये इसको शरीर तक पहुंचाता है। मस्तिष्क की सूचना को कहां पहुंचाएगा, शरीर तक। याद हो गया, मौ से मोटर, मौ से मस्तिष्क, मौ से मोटर, मौ से मस्तिष्क। तो आपके मस्तिष्क की सूचना को बॉडी में कौन ले जाएगा, मोटर न्यूरॉन। मस्तिष्क की सूचना को बॉडी में कौन ले जाएगा, मोटर न्यूरॉन। और 100 से सिंसियरी, 100 से शरीर, और शरीर की सूचना को मस्तिष्क में कौन ले जाएगा, तो सिंसियरी न्यूरॉन। याद हो गया मेरे दोस्त, याद हो गया तो जरूर शेयर कर दे रहे मेरे दोस्त। और हमें विश्वास है, आशा नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों को यह याद हो गया होगा कि 100 से सिंसियरी, 100 से शरीर, शरीर की सूचना को ब्रेन में कौन ले जाएगा, सिंसियरी न्यूरॉन। अब ब्रेन की सूचना को मस्तिष्क में कौन ले जाएगा, तो मोटर न्यूरॉन। एग्जांपल एक छोटा सा देते हैं, जैसे आप किसी से फोन पर बात करते हैं और यदि मान लिया जाए वो आपको कह देता है आई लव यू, आपकी गर्लफ्रेंड हो या कोई भी लड़की हो आपको फोन पर कह देता आई लव यू, तो खुशी से पूरा बॉडी कैसे प्रफुल्लित हो जाता है। नहीं तो आपको देखकर, आपके बॉडी को देखकर कोई समझ जाएगा कि लगता है चलवा को कुछ मिला है, यानी वो क्या, ब्रेन की सूचना है कि आपको कोई आई लव यू फोन पर बोला, लेकिन पूरा शरीर पर उसकी खुशी की एक लहर दौड़ जाती है। तो वो हो गया क्या कि मोटर न्यूरॉन का काम था आपकी मस्तिष्क की सूचना को जो है बॉडी के विभिन्न भागों में दे दिया। अब सिंसियरी न्यूरॉन का काम क्या हो गया कि आपकी बॉडी की जो सूचना है, जैसे पैर, आपको कोई चुट्टी काट लिया, कोई आपका बाल खींच लिया, या मान ली कहीं पैर में घाव हो गया, कहीं चोट लग गया, वो सब आपके बॉडी की सूचना है। या कोई पीछे से साइकिल सटा दिया आपके पैर में, आपके बॉडी की सूचना है, लेकिन तुरंत आपके मस्तिष्क को मिलता है और पीछे घूर कर देखते हैं और कहते हैं दिखता नहीं है क्या, कहते हैं ना, पक्का। चलिए तो क्लियर हो गया कि बॉडी की सूचना को ब्रेन में कौन ले जाएगा, तो बॉडी की सूचना को, शरीर की सूचना को मस्तिष्क में ले जाएगा सिंसियरी न्यूरॉन, और मस्तिष्क की सूचना को ब्रेन में बॉडी में कौन ले जाएगा, तो मोटर न्यूरॉन। पक्का याद हो गया ना। चलिए तो हम आपसे आशा रखते हैं कि ये याद हो गया।
कि न्यूरॉन जो होता है वो न्यूरॉन दो तरह का होता है, एक सेंसरी न्यूरॉन और दूसरा मोटर न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन का काम था शरीर की सूचना को मस्तिष्क के विभिन्न भाग में ले जाना, और आपका ये मोटर न्यूरॉन का काम था मस्तिष्क की सूचना को शरीर के विभिन्न भागों में ले जाना। अब इसी में एक कॉमन सा क्या होता है, ये मोटर न्यूरॉन और सेंसरी न्यूरॉन के अलावे एक और नर्व आपका होता है, उसको एसोसिएटिव नर्व कहा जाता है या एसोसिएटिव न्यूरॉन कहा जाता है। एकदम सुनिएगा, 100% आपको याद हो जाएगा। मेन रूप से दो ही होता है, एक मोटर न्यूरॉन और दूसरा सेंसरी न्यूरॉन, लेकिन इसके अलावे एक एसोसिएटिव नर्व होता है या एसोसिएटिव न्यूरॉन होता है। उसका काम क्या होता है, दोनों प्रकार के क्रियाकलापों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। इन ब्रेन की सूचना को बॉडी में भी ले जाता है और बॉडी की सूचना को ब्रेन में भी ले जाता है, मस्तिष्क में भी ले जाता है। तो दोनों प्रकार की सूचना का आदान प्रदान कौन करेगा, एसोसिएटिव नर्व। मस्तिष्क की सूचना को शरीर में कौन ले जाएगा, मोटर न्यूरॉन। शरीर की सूचना को मस्तिष्क में कौन ले जाएगा, सेंसरी न्यूरॉन। क्लियर हो गया। अब मेनली जो आपका नर्वस सिस्टम का पार्ट है उसमें आपका ब्रेन आता है। कौन आता है, आपका मस्तिष्क आता है। और यहां पर आप देख रहे होंगे कि आपका ब्रेन जो होता है, इस ब्रेन का 3 पार्ट्स होता है। आपकी मस्तिष्क का कितना पार्ट्स होता है, 3 पार्ट्स होता है। एक को फॉर ब्रेन कहा जाता है, दूसरे को मिड ब्रेन कहा जाता है और तीसरे को हिंड ब्रेन कहा जाता है। इसके बारे में आगे देखें, तत्काल ब्रेन से संबंधित कुछ सवालें जो पूछी जाती है उसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहला तो सवाल ब्रेन से पूछता है कि पूरे शरीर के सारे क्रियाकलापों का नियंत्रण किसके माध्यम से होता है, तो वो आपके ब्रेन के माध्यम से होता है, आपके मस्तिष्क के माध्यम से होता है। ब्रेन का वजन कितना होता है, तो याद रखना मेरे दोस्त, ब्रेन के एवरेज वेट की बात करेगा, इसके औसत वजन की बात करेगा तो मस्तिष्क का औसत वजन 1400 ग्राम होता है। मस्तिष्क के औसत वजन की बात किया जाएगा तो इसका औसत वजन कितना होता है, 1400 ग्राम। लेकिन कभी कभी क्या होता है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देता है कि पुरुषों के मस्तिष्क का वजन कितना होता है, और कभी पूछता है कि महिलाओं के मस्तिष्क का वजन कितना होता है। तो चूंकि सेपरेट तरीका से पूछता है, पुरुष के लिए अलग अब महिला के लिए अलग, तब आंसर बदल जाता है। गौर कीजिएगा, यदि आपसे मेल के बारे में पूछा जाए और फीमेल के बारे में पूछा जाए तो आंसर जाएगा बदल। कहेंगे सर कैसे बदलेगा, यदि मेल के बारे में पूछा जाए, पुरुषों के बारे में पूछा जाए कि पुरुषों के मस्तिष्क का वजन कितना होता है, तो ध्यान रखेंगे 1450 ग्राम। एवरेज पूछेगा 1400 ग्राम। सिंपल क्वेश्चन रहेगा कि मनुष्य के मस्तिष्क का औसत वजन कितना होता है, तो औसत वजन होता है 1400 ग्राम। लेकिन आपसे पूछता है कि मेल के बारे में कि पुरुषों के मस्तिष्क का वजन कितना होता है, तो 1450 ग्राम। और महिलाओं के बारे में पूछा जाएगा, फीमेल के बारे में पूछा जाएगा तो 1350 ग्राम। फीमेल के बारे में पूछा जाएगा तो भाई 1350 ग्राम। यानी महिलाओं के मस्तिष्क का वजन पुरुषों के मस्तिष्क की तुलना में क्या होता है, कम होता है, याद रखना। इसलिए कभी कोई महिला गुस्सा जाए आप पर तो आपको टेंशन नहीं लेना है, इस सोच लेना है कि उसके मस्तिष्क का वजन क्या होता है, थोड़ा सा कम होता है। लेकिन इसको लाइटली लेना है। कोई लड़की सुनती होगी तो कहेगी मास्टर तयन देखो महिला के बारे में कह रहा है ब्रेन कम होता है। अरे बाबू ब्रेन नहीं कम होता है, उसके ब्रेन का वजन कम होता है। याद रखना, परीक्षा में क्वेश्चन पूछता है किसी महिलाओं के मस्तिष्क का वजन कितना होता है, तो 1350 ग्राम, और पुरुषों के मस्तिष्क का वजन कितना होता है, 1450 ग्राम। और औसत मस्तिष्क के वजन की बात करेगा तो 1400 ग्राम। औसत बात करेगा 1400 ग्राम, पुरुष का बात करेगा 1450 ग्राम, और महिलाओं की बात करेगा तो 1350 ग्राम होता है। अब भरबली ये बात करता है कि बॉडी के वजन का कितना प्रतिशत मस्तिष्क का वजन होता है। कभी कभी ऐसा सवाल पूछता है, तो याद रखिएगा कि ब्रेन का वजन जो है बॉडी का के वजन का लगभग 2%। मस्तिष्क का वजन जो है, आपके ब्रेन का वजन जो है, पूरे बॉडी के वजन का लगभग कितना प्रतिशत होता है, 2%। कितना प्रतिशत बाबू, 2%। याद रहेगा ना, हम उम्मीद करते हैं कि आपको याद रहेगा। इसलिए हम बार बार रिपीट करते हैं कि आपको पीडीएफ पढ़ने का झंझट ना हो, और आपको खाते पीते सोते उठते कभी भी हमारी वीडियो चलाकर छोड़ दीजिए, तो हर 10 से 20 मिनट में आपको मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको एग्जाम में फंसा सकता है वैसे टॉपिक का रिवीजन हो जाएगा। पक्का हो जाएगा ना, पक्का। चलिए, तो क्लियर हो गया। यदि ब्रेन के बारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ब्रेन का वजन कितना होता है, 1400 ग्राम, पुरुषों के मस्तिष्क का वजन कितना, 1450 ग्राम, महिलाओं के मस्तिष्क का वजन कितना, 1350 ग्राम, मस्तिष्क का वजन शरीर के वजन का कितना होता है, तो मात्र 2% होता है। और आपके मस्तिष्क में ध्वनि की जो संवेदना होती है, कोई चीज जो आपके बॉडी ब्रेन पर पड़ता है साउंड, तो कितना समय तक रहता है, तो गौर कीजिएगा 0.15 सेकेंड। क्वेश्चन पूछता है कि मस्तिष्क
पर ध्वनि की संवेदना कितना समय तक रहता है? तो 0.15 सेकेंड। कितना सेकेंड? 0.15 सेकेंड तक आपके ब्रेन पर क्या रहता है? ध्वनि का साउंड बना हुआ रहता है। वजन की बात करेगा तो शरीर के वजन का 2% होता है। कोई कंफ्यूजन? अब आपका देखिए मस्तिष्क जो है इसके चारों ओर, आपके ब्रेन के चारों ओर क्या होता है? एक पतली झिल्ली लगी रहती है जो आपके ब्रेन को सुरक्षित रखती है। इस झिल्ली को जानते क्या कहा जाता है? इस परत को कहा जाता है मेनिनजेस। क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में है कि मस्तिष्क मेनिनजेस कहा जाता है। गौर कीजिएगा, आपका ब्रेन जो है उसके चारों ओर एक पतली झिल्ली लगी रहती है जो आपके ब्रेन का सुरक्षा कवच कह सकते हैं, उसको मेनिनजेस कहा जाता है। और इसी में कभी संक्रमण होता है तो एक बीमारी सुने होंगे जो ब्रेन का बीमारी है, उसको कहा जाता है मेनिंजाइटिस। सुने हैं ना? मेनिंजाइटिस बीमारी ब्रेन से रिलेटेड है, तो वही मेनिंजेस में संक्रमण हो जाने से, प्रॉब्लम होने से एक बीमारी होती है जिसको मेनिंजाइटिस कहा जाता है। अतः ब्रेन के चारों ओर जो एक पतली परत रहती है उसको क्या कहा जाता है? मेनिंजेस कहा जाता है। और उस बीमारी को क्या कहा जाता है? उसमें यदि बीमारी होता है तो उसको मेनिंजाइटिस कहा जाता है। अब आपका ब्रेन जो है कितने हड्डी से घिरा रहता है? तो याद रखिएगा, आपका ब्रेन जो है 8 हड्डी से घिरा रहता है। कई बार एग्जाम में पूछा गया सवाल है कि मानव का मस्तिष्क कितना हड्डी से घिरा रहता है? तो 8 हड्डी से घिरा रहता है। किस परत से घिरा रहता है? तो मेनिंजेस से घिरा रहता है। इसके संक्रमण से कौन बीमारी होती है? तो मेनिंजाइटिस बीमारी होता है। वजन कितना होता है? 1400 ग्राम। पुरुषों का 1450, महिलाओं का 1350। शरीर के वजन का क्या परसेंट? 2%। ध्वनि की संवेदना कितना देर तक? 0.15% का। कोई कंफ्यूजन? उम्मीद करते हैं आपसे याद हो गया होगा। क्लियर? अब हम आते हैं, आपको बताते हैं पार्ट्स ऑफ ब्रेन के बारे में कि आपका ब्रेन जो है इसके कितने पार्ट्स होते हैं। तो गौर कीजिएगा, पार्ट्स ऑफ ब्रेन की हम बात आपसे करेंगे तो पार्ट्स ऑफ ब्रेन में देखेंगे कि आपका ब्रेन जो है इसका मुख्य रूप से 3 पार्ट्स होता है। मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा गया है? आपका जो मस्तिष्क है जिसका पिक्चर आप यहां पर देख रहे होंगे, इसका 3 पार्ट्स होता है। एक आपका हो गया फोरब्रेन जिसको आप अग्र मस्तिष्क कहते हैं, दूसरा आपका हो गया मिड ब्रेन जिसको मध्य मस्तिष्क कहते हैं, और तीसरा आपका ये पूरा पार्ट्स हो गया हिंड ब्रेन जिसको आप पश्च मस्तिष्क कहते हैं। गौर कीजिएगा, तीनों का हम नाम लिख देते हैं। एक आपका हो गया अग्र मस्तिष्क, दूसरा आपका हो गया मध्य मस्तिष्क, और तीसरा क्या हो गया भाई? तीसरा हो गया पश्च मस्तिष्क। सभी लोग एकदम याद कीजिए। आप यदि आपको ग्रुप डी में लगता है कि इस बार हमको पास कर जाना है तो हमारे एक भी सेशन को नहीं छोड़िए, क्योंकि हम बच्चों के प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग ही हम वीडियो ला रहे हैं। क्लियर? तो इसलिए आप हर वीडियो को पूरी देखें और आप समझने का, सीखने का और सुनने का प्रयास करें। 100% याद आपको हो जाएगा मेरे दोस्त। और याद होता है तो हमारे हर वीडियो को शेयर जरूर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आपका प्यार हमें जिस तरह से मिल रहा है उस तरह से लगातार मिलते रहे और हम आपकी सेवा देते रहे। क्लियर हो गया? कोई कंफ्यूजन? तो गौर कीजिएगा, ब्रेन ऑफ पार्ट्स में कितना क्या देख लिए? मस्तिष्क का कितना भाग होता है? सभी लोगों को याद हो गया, मस्तिष्क का 3 भाग होता है भाई। कौन कौन? फॉर ब्रेन, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? अग्र मस्तिष्क, मिड ब्रेन, मध्य मस्तिष्क, हिंड ब्रेन, पश्च मस्तिष्क। कौन कौन? फॉर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क। याद हुआ? मस्तिष्क का कितना पार्ट्स? मस्तिष्क का 3 पार्ट्स होता है। कौन कौन? अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क। फॉर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। अब आपको पार्टिकुलर अग्र मस्तिष्क के बारे में, मध्य मस्तिष्क के बारे में और पश्च मस्तिष्क के बारे में जानना होगा, तब आपका ये ब्रेन वाली टॉपिक समाप्त हो जाएगा और इससे संबंधित जो सवालें एग्जाम में पूछ जाती है 100% आपसे बन जाएगा। गौर कीजिएगा, आप इस पिक्चर को देखकर ही ऐसा आपको लग रहा होगा कि आपके मस्तिष्क का जो सबसे बड़ा भाग है वो सबसे बड़ा भाग आपका फॉर ब्रेन है। ये इतना बड़ा भाग है। ये ऊपर वाला जो आप देख रहे हैं ये पूरा पार्ट्स आपका किसका है? ये आपको फॉर ब्रेन का है, यानी आपके अग्र मस्तिष्क का है। तो मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन होता है? अग्र मस्तिष्क होता है। उसके बाद सबसे छोटा कौन होता है? मध्य मस्तिष्क होता है। और उससे थोड़ा बड़ा कौन होता है? हिंड ब्रेन यानी पश्च मस्तिष्क होता है। तो सबसे बड़ा पार्ट्स आपका कौन हो गया? अग्र मस्तिष्क हो गया। 3 पार्ट्स ब्रेन का होता है, याद हो गया? अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क।
अगर मस्तिष्क का अब पार्ट्स आपको बताते हैं, ध्यान दीजिएगा बाबू। आपका अग्र मस्तिष्क जो होता है, इस अग्र मस्तिष्क का यानी फॉर ब्रेन जो है, इस अग्र मस्तिष्क का 4 भाग होता है। अग्र मस्तिष्क का क्या वो पार्ट्स? अग्र मस्तिष्क का 4 पार्ट्स होता है। कहेंगे कौन कौन? एक को कहा जाता है ऑल्फैक्टरी लूब, ऑल्फैक्टरी लूब। दूसरे को कहा जाता है सेरिब्रम, दूसरे को क्या कहा जाता है? सेरिब्रम। तीसरे को कहा जाता है हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस। और चौथे को कहा जाता है थैलेमस, थैलेमस। क्लियर हो गया? कितने भागों में बांटा गया मेरे दोस्त? तो आपका अग्र मस्तिष्क की बात कर रहे हैं हम, आपके फॉर ब्रेन की एकदम गौर से देखिएगा बाबू, 100% याद हो जाएगा। हम आपसे फॉर ब्रेन की बात बोले, अग्र मस्तिष्क की बात बोले, अग्र मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा गया? क्योंकि अग्र मस्तिष्क आपके ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट्स है और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स भी है, इसलिए ध्यान दीजिएगा। अग्र मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा गया? 4 भागों में। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ फॉर ब्रेन। कौन कौन? एक को ऑल्फैक्टरी लूब कहा जाता है, दूसरे को सेरिब्रम कहा जाता है, तीसरे को हाइपोथैलेमस कहा जाता है और चौथे को क्या कहा जाता है? थैलेमस कहा जाता है। अब सबके काम के बारे में देखेंगे तो आपका जो ऑल्फैक्टरी लूब है, इसका काम होता है सूंघना। ये ब्रेन का वो पार्ट्स है अग्र मस्तिष्क का जो कि ऑल्फैक्टरी लूब कहलाता है और उसका काम क्या होता है? सूंघना। जैसे कोई चीज सूंघते हैं तो आपको उसके बारे में, उसके स्वाद के बारे में जो पता चलता है, उसके गंध के बारे में जो पता चलता है, वो किसका काम होता है? वो ऑल्फैक्टरी लूब का काम होता है। आपके अग्र मस्तिष्क का सबसे पहला भाग है ऑल्फैक्टरी लूब, जिसका काम क्या हो गया? सूंघना। दूसरा जो सबसे बड़ा भाग है, समझिए आपके अग्र मस्तिष्क का, आपके फॉर ब्रेन का जो ये 4 पार्ट्स है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण और सबसे जो बड़ा पार्ट्स होता है वो आपका सेरिब्रम है। समझिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से एग्जाम में आता है कि अग्र मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग या अग्र मस्तिष्क का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा है? तो आपका सेरिब्रम है। कौन सा है? सेरिब्रम। अगर मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग की बात करेंगे, सबसे महत्वपूर्ण भाग की बात करेंगे, आकार में भी सबसे बड़ा की बात करेंगे, तो आपका सेरिब्रम होता है। और सेरिब्रम का काम ध्यान से सुनिएगा, सेरिब्रम का काम क्या है? तो आपका मेमोरी, आपका इंटेलिजेंसी, आपका थॉट, आपका स्पीच, आपका एनालिसिस, आपका प्लानिंग, ये टोटल का नियंत्रण और संचालन आपके जो मस्तिष्क में होता है वो किस पार्ट से होता है? तो सेरिब्रम से होता है। किससे होता है मेरे दोस्त? सेरिब्रम से होता है। क्या क्या? इंटेलिजेंसी, थॉट, स्पीच, एनालिसिस, प्लानिंग, थिंकिंग, मेमोरी, इंटेलिजेंसी, सारा चीज। जैसे आप कुछ सोचते हैं, कुछ याद रखते हैं, आपकी आईक्यू पावर, आपका इंटेलिजेंसी, आपका मेमोरी, आप कोई प्लान करते हैं, आपका प्लानिंग, आपका एनालिसिस, आपका थॉट, आपका स्पीच, ये टोटल जो है ये नियंत्रण किसके माध्यम से होता है? सेरिब्रम से होता है। इसलिए सेरिब्रम इज ए इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ ब्रेन, और ब्रेन में भी किसका? पार्ट्स ऑफ फॉर ब्रेन। अग्र मस्तिष्क का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट्स जो है वो आपका सेरिब्रम है, जो इंटेलिजेंसी, थॉट, स्पीच, मेमोरी, एनालिसिस, ये सबका जो है ये नियंत्रण इसी सेरिब्रम से होता है। कोई कंफ्यूजन? दोनों पार्ट समझ गए? एक आपका ऑल्फैक्टरी लूब था, काम इसका सिंपल सूंघना था, और जो सबसे इंपॉर्टेंट था वो सेरिब्रम था। और 100% आप समझ गए इस सेरिब्रम के बारे में कि इंटेलिजेंसी, थॉट, स्पीच, एनालिसिस, प्लानिंग, मेमोरी, ये सारा का सारा जो है वो आपका सेरिब्रम के माध्यम से नियंत्रण होता है। दूसरा आपका है हाइपोथैलेमस। ये क्या करता है? आपको जैसे कोई चीज के दर्द का एहसास होता है, आपको भूख लगता है, आपको प्यास लगता है, आपको प्रेम करने का मन करता है, आपको नफरत करने का मन करता है, ये सब का नियंत्रण किसके माध्यम से होता है? हाइपोथैलेमस के माध्यम से। और आपको ठंडा और गर्म का जो एहसास होता है वो किसके माध्यम से? तो थैलेमस के माध्यम से। ठंडा और गर्म किससे पता चलेगा भाई? तो ठंडा और गर्म जो है वो आपको थैलेमस से पता चलेगा कि कौन वस्तु आपको ठंडा लग रहा है, कोई वस्तु आपको गर्म लगता है, कभी आपको नींद आता है, कभी नींद नहीं आता है, इसका नियंत्रण थैलेमस करेगा। प्रेम करने का मन करेगा, नफरत करने का मन करेगा, ब्याह करने का मन करेगा, क्या कहते हैं, आपको दर्द का एहसास होगा, भूख लग जाएगा, प्यास लग जाएगा, ये सब का नियंत्रण कौन करता है? हाइपोथैलेमस करता है। मेमोरी, इंटेलिजेंसी, थॉट, स्पीच,
प्लानिंग, एनालिसिस, ये सब कौन करता है? तो आपका सेरिब्रम करता है। और सूंघने का कार्य कौन करता है? तो ऑल्फैक्टरी लोब करता है। उम्मीद करते हैं आपको याद हो गया होगा। यदि ब्रेन के पहला पार्ट फॉर ब्रेन यानी अग्र मस्तिष्क का ये चारों पार्ट्स का नाम याद हो गया होगा और इसका काम याद हो गया होगा, तो हमारे वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिए मेरे दोस्त, क्योंकि आप ही लोग जब शेयर करेंगे तो हम अधिक से अधिक बच्चों तक पहुंच पाएंगे और हम आपकी सेवा दे पाएंगे और आपके दोस्तों की भी सेवा दे पाएंगे। यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और इसको शेयर भी कर दीजिए। क्लियर? हम इसी तरह से आपके हर समस्याओं का समाधान के लिए तैयार हैं और ग्रुप डी और बीपीएससी के लिए स्पेशल जो सेशन लेकर आएंगे क्वेश्चन डिस्कशन का और न्यूमेरिकल का, वो देखना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। न्यूमेरिकल वाला भी और क्वेश्चन डिस्कशन तो साफ नहीं भूलना है। क्लियर? चलिए, तो ये काम क्लियर हो गया, याद हो गया आपको। आगे बढ़े। चलिए, तो अब हम आगे बढ़ते भाई। अब देखिए दूसरा पार्ट आपका कौन है? दूसरा आपका है मिड ब्रेन यानी मध्य मस्तिष्क। और आपका मिड ब्रेन जो है, ये आपका दूसरा जो पार्ट है मिड ब्रेन, इसके अंतर्गत एक ही चीज आता है, वो है आपका ऑप्टिक लोब। कौन आता है भाई? इसमें एक ही पार्ट आपका आता है ऑप्टिक लोब, जो आपके ब्रेन से दृष्टि संबंधी यानी देखने संबंधी, किसी चीज को देखने संबंधी क्रियाओं का नियंत्रण जो है, किसी चीज को देखने संबंधी क्रियाओं का कंट्रोल जो है, वो किसके माध्यम से होता है? मिड ब्रेन से होता है। और किसके माध्यम से? तो ऑप्टिक लोब के माध्यम से। यानी आपके मध्य मस्तिष्क का एक ही पार्ट होता है जिसको आप मिड ब्रेन कहते हैं, मध्य मस्तिष्क कहते हैं। और इस मध्य मस्तिष्क का जो है नियंत्रण किसका काम है? तो ये मिड ब्रेन क्या करता है? वो देखने संबंधी, दृष्टि संबंधी क्रियाओं का नियंत्रण करता है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट एक और पार्ट आपका बच गया, हिंड ब्रेन। उसका होता है 3 पार्ट्स। आपका जो हिंड ब्रेन है, ये हिंड ब्रेन का कितना पार्ट्स होता है? तो हिंड ब्रेन का भी 3 पार्ट्स होता है। कहेंगे सर कौन कौन? तो इसमें एक आता है मेडुला, मेडुला। दूसरा आता है सेरिबेलम, सेरिबेलम। और तीसरा इसका पार्ट्स होता है आपका पोन्स। ध्यान दीजिए, हिंड ब्रेन जो आपका है, यानी आपका पश्च मस्तिष्क जो होता है, इस पश्च मस्तिष्क का कितना पार्ट्स होता है बाबू? तो पश्च मस्तिष्क का 3 पार्ट्स होता है। कौन कौन? मेडुला, सेरिबेलम और पोन्स। ये सेरिबेलम है। और अगर मस्तिष्क में पढ़ाए थे सेरिब्रम। ध्यान दीजिएगा, सेरिब्रम और सेरिबेलम में बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं। सेरिब्रम जो है वो अग्र मस्तिष्क का भाग है और सेरिबेलम जो है ये हिंड ब्रेन यानी पश्च मस्तिष्क का भाग है। सेरिबेलम किसका भाग है? पश्च मस्तिष्क का। सेरिबेलम किसका भाग है? पश्च मस्तिष्क का। और इसका काम क्या है? शरीर का संतुलन बनाए रखना, यानी आपके बॉडी पर, आपके शरीर पर संतुलन। जैसे आप जिधर चाहते हैं उधर जाते हैं, जो मन होता है वो करते हैं, आपके हाथ पर, आपके पैर पर आपका नियंत्रण रहता है। तो आपके बॉडी का नियंत्रण जो है वो कौन करता है? सेरिबेलम करता है। लेकिन कभी आपने सुना होगा कि कोई आदमी जब ज्यादा शराब पीता है तो उसका सेरिब्रम और सेरिबेलम ये दोनों गड़बड़ा जाता है। देखिएगा थाउट अरबर देने लगेगा, कहेगा पूरा बिहार मेरे बाप का है, मेरी सरकार है, हम करोड़पति है, कौन हमसे टकरा जाएगा? और चलने का दायां और चल जाएगा बायां, इधर उधर, कभियो जो है वो कहां नाली में गिर जाएगा इसका कोई गारंटी नहीं है। तो ज्यादा जब शराब कोई पीता है तो उसके ब्रेन का एक सेरिबेलम और दूसरा सेरिबेलम दोनों गड़बड़ा जाता है। इसलिए थाउट भी गड़बड़ा जाता है, एनालिसिस भी गड़बड़ा जाता है और बॉडी का संतुलन भी गड़बड़ा जाता है। तो यहां से याद रखेंगे कि आपका जो सेरिबेलम है, इसका काम क्या है? शरीर का संतुलन बनाए रखना। सेरिबेलम का काम क्या है बाबू? याद हो गया ना? 100% याद हो गया। चलिए, याद हो जाएगा तो जरूर इसको शेयर कीजिएगा मेरे दोस्त, और हमको वहां तक पहुंचा दीजिए आप लोग जहां हम जाना चाहते हैं, जिससे हम स्टूडेंट्स की मदद करना चाहते हैं और हम मदद कर पाए। क्लियर? आप लोग जरूर सेशन को शेयर कीजिएगा, गौर कीजिएगा बाबू। तो सेरिबेलम 100% याद हो गया ना, कि जो शरीर के संतुलन में आपका सपोर्ट करता है, शरीर के संतुलन को बनाए रखता है, वो कौन सा है? सेरिबेलम है। अब कहेंगे सर मेडुला का काम क्या है? तो ये श्वसन दर का नियंत्रण करता है और अनैच्छिक क्रिया है। जैसे आपका अनैच्छिक क्रिया क्या है? श्वसन की क्रिया, हृदय का धड़कन आपकी इच्छा से काम करेगा क्या? नहीं करेगा। तो उल्टी होना, दस्त होना, ये सब क्या है? अनैच्छिक क्रिया है। अतः अनैच्छिक क्रिया का नियंत्रण कौन करेगा? मेडुला। अनैच्छिक क्रिया का नियंत्रण कौन करता है? मेडुला। शरीर का नियंत्रण कौन करता है? सेरिबेलम। और हिंड ब्रेन का सबसे नीचे का पार्ट जो होता है उसको पोन्स बोलते हैं, जो आगे चलकर आपका स्पाइनल कॉर्ड जो होता है, ये स्पाइनल कॉर्ड इससे क्या करता है? वो जुड़ा हुआ रहता है। तो इस तरह से अभी आपने ब्रेन के 3 पार्ट्स के बारे में,
फॉर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन के बारे में पढ़ा, तीनों के टाइप्स के बारे में पढ़ा, तीनों का फंक्शन पढ़ा, और सिर्फ पढ़े नहीं बल्कि आपने इसको याद भी किया, ऐसा हम आपसे उम्मीद करते हैं। थैंक यू वेरी मच। आज की सेवा यहीं तक, फिर अगले क्लास में मिलते हैं। यदि आपको यह 100% याद हो गया होगा तो इस चीज को शेयर जरूर करना। थैंक यू वेरी मच, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।